न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों गुप्त राजवंश की स्थापना श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी ने की थी, जिसे आदिराज से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों श्री गुप्त को आदिराज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उसने महाराज की भी उपाधि धारण की थी। दोस्तों श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि भी धारण की थी। जबकि गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक, दोस्तों गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी को माना जाता है। यह गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी प्रारंभ किया था। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 और 20 ईस्वी प्रारंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए। उसने लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया और द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सिक्कों पर कुमार देवी की छवि तथा पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी दुर्गा की आकृति को बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वो कौन था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेघवर्मन। दोस्तों लंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। चीनी स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत दरबार में भेजा था और साथ ही अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए। अनुमति मिलने के पश्चात उसने बोधि वृक्ष के निकट लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाया। हमारा अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे माना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी ने पश्चिमी भारत उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र तृतीय को पराजित किया। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य तथा शकारी की उपाधि धारण की तथा इसी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। दोस्तों इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के विषय में सूचना प्राप्त होती है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ लेख कौशाम्बी से लेकर इलाहाबाद में अकबर ने स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, जिसका अर्थ है पराक्रम का सूर्य। इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियां हैं विक्रमांक, परम भागवत आदि। इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विजेता के साथ साथ एक योग्य एवं कुशल प्रशासक भी था। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। दोस्तों गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत के प्रति प्रेम का सूचक है। इसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। अपनी विजयों के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि धारण की। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में, दोस्तों हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में सैकड़ों बार ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त की साम्राज्य प्रसार की नीतियों से प्रभावित होकर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ महोदय ने अपनी कृत अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। आर्यावर्त का प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणापथ के 12 शासकों पर विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे। समुद्रगुप्त की विजय नीतियों में परिचारिका कृत नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह तथा कन्योपायन थीं। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूपक। दोस्तों गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूप्यक या रूपक का नाम दिया गया था तथा इन्हें जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने पहले से प्रचलित शक मुद्राओं की भांति ही अपनी रजत मुद्राओं को भी उत्कीर्ण कराया। गुप्त काल के राजाओं के अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा गया है। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के बयाना, भरतपुर, राजस्थान से मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष से कौन सा संबंध था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छपड़क। दोस्तों छपड़क फलित ज्योतिष के विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों की प्रसिद्धि रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। उत्कृष्टता के क्रम में नवरत्नों के नाम कालिदास, धन्वंतरी, वाराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वर्रुच, वेताल भट्ट तथा घटकरपर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। दोस्तों कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। कालिदास के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहारम एवं नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। दोस्तों गुप्त काल में पाटलिपुत्र, मथुरा जैसे प्रमुख नगर भी क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा की घाटी में जो नगर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में त्याग दिया गया। गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। दोस्तों गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। संस्कृत इस काल में ही राजभाषा बनी। हमारा अगला प्रश्न है, शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत में। दोस्तों शतरंज उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो 4 खिलाड़ियों वाले चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लेखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है। गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एरड़ से। दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य 510 ईस्वी में प्राप्त भानुगुप्त के अभिलेख से हुआ है, जिसमें गोपराज सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। एरड़ नामक ऐतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वेनसांग। दोस्तों भीनमाल प्राचीन काल में गुजरात राज्य की राजधानी थी। वेनसांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया। उसने भीनमाल की यात्रा भी की। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। इसके यात्रा विवरण को सीयूकी कहा गया है। दोस्तों वेनसांग के यात्रा विवरण को सीयूकी कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 3री शताब्दी में वारंगल वर्तमान में प्रसिद्ध था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए। दोस्तों 3री शताब्दी में वारंगल वर्तमान उत्तरी तेलंगाना लोहे के यंत्रों उपकरणों को बनाने हेतु प्रसिद्ध था।
वारंगल का किला सन 1199 में बनना प्रारंभ हुआ, जिसकी नींव राजा गणपति ने रखी और सन 1261 में रुद्रमा देवी द्वारा पूर्ण किया गया। वारंगल 12वीं सदी में काकतीयों की राजधानी था। काकतीयों के शासनकाल में वारंगल में हिंदू संस्कृति और तेलुगु भाषा की अत्यधिक उन्नति हुई। हमारा अगला प्रश्न है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कन्नौज। दोस्तों मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी तथा इस वंश के प्रमुख शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा एवं गृहवर्मा थे। कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का सामंत हरिवर्मा था। उसने 510 ईस्वी में शासन किया था। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि हूणों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाना था। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को किसने रोका था? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुलकेशन द्वितीय। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर हर्ष एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति एवं वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। इसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। हमारा अगला प्रश्न है, हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कन्नौज। दोस्तों राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा तथा अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। हर्ष शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि धारण की। दोस्तों शिलादित्य के नाम से हर्ष को जाना जाता था और इसने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि भी धारण की थी। इसके शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को भौगोलिक तथा भूमि संबंधी विवरण रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कल्हड़। दोस्तों बाणभट्ट की कृति हर्षचरित एवं कल्हड़कृत राजतरंगिणी में हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं मिलती हैं। वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासकों एवं उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया है। हर्ष ने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न होगा। दोस्तों चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने भारत की यात्रा की तथा नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन किया। उस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। दोस्तों वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। तो दोस्तों ये थे NCERT हिस्ट्री बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और दोस्तों किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। दोस्तों वो टॉपिक भी बताएं ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की सारी प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर जाएं और सारी वीडियोज़ को देखें। दोस्तों सारी वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।